जेई मेन 2025 से 22 जनवरी शिफ्ट 1 का मैथ का पेपर डिस्कशन करेंगे। इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ए 5 लेटर वर्ड इज मेड यूजिंग एनी डिस्टिंक्ट 5 अल्फाबेट सच दैट मिडिल अल्फाबेट जो होना चाहिए वो एम होना चाहिए एंड लेटर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि आपका 5 कोई भी 5 लेटर बनाना है जिसमें आपका मिडिल टर्म फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी के 4 जो है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो एम से पहले कितना लेटर आता है 12। एम का जो पोजीशन है वो एम जो आता है वो 13th पोजीशन पे आता है, इसका 13th है। तो इससे पहले तो आप जो ए बी सी डी इस तरह से आप एल तक ये 12 लेटर हुआ, इसमें से आप कोई भी दो इस प्लेस को फिल करने के लिए कोई भी दो सिलेक्ट करेंगे। तो लेट सपोज आपने पहला प्लेस को ए से फिल किया, आपने कोई भी दो सिलेक्ट कर लिया, ए एक सिलेक्ट कर लिया और एक लेट सपोज डी सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन का क्या तरीका हुआ है, तो 12 में से कोई आपने दो सिलेक्ट किया तो 12C2। अब अरेंजमेंट का क्या होगा, तो अगर आपको इसमें अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ए अगर पहले ही फिल करना है, अगर डी सिलेक्ट किया आपने तो अरेंजमेंट तो एक ही तरीका से पॉसिबल है, और क्योंकि इंक्रीजिंग में करना है तो इनटू 1 अरेंजमेंट का। अब इधर जो है इधर कितना होगा, एम से बाद एन होगा, एन से लेके NOP Q इस तरह से जेड तक। तो इधर आपका 13 लेटर्स है टोटल। तो 13 में से आप कोई भी दो सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि O सेलेक्ट कर लिए और Q सेलेक्ट कर लिए, तो 13C2 सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ। अरेंजमेंट के कितना होगा, तो O यहाँ पे आप दो सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आप वही फिल कीजिएगा Q ही, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो A हो गया यानी कि 1। तो पूरा ओवरऑल कितना हो गया 12C2 इंटू 13C2 इसका आंसर हो जाएगा। सो बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। अब नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो हर बार पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, उसी पे सवाल आया है। ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी डाल रखा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसका आपने देखिए जो लाइन 1 का इक्वेशन है, आपका लाइन 1 का इक्वेशन दिया हुआ है x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-1/4। और लाइन 2 का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो x+2/7 इज इक्वल टू y-2/8 इज इक्वल टू z+1/2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि पहले नंबर एक ही फॉर्मूला होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है आपका बॉक्स, और ऐसे बोल लीजिए कि A2 माइनस A1। A2 क्या है, लाइन 2 पे पॉइंट्स को हमने A2 नाम दे दिया, डॉट B1 क्रॉस B2। B1 B2 क्या है, दो लाइन का डायरेक्शन है ना, B1 ये होता है। अब अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि B1 क्रॉस B2 को हम बोलते हैं एन कैप, है ना, एन नॉर्मल फैक्टर B1 क्रॉस B2 होगा लाइन का, और उसी का मैग्नीट्यूड लेंगे से डिवाइड कर देंगे तो एन कैप, तो ही होता है ए। अब चूंकि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स में भी पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे आपको मॉड लगा देना चाहिए, क्योंकि नीचे जो है तो एक मैग्नीट्यूड है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। अब जस्ट इसको कैलकुलेट, A2 का मतलब है आपका, जस्ट A2 का मतलब है आपका कि लाइन 2 पे पॉइंट, तो लाइन 2 पे पॉइंट क्या है, -2 2 -1। तो A2 जो फैक्टर है वो है आपका 2i -2i कैफ प्लस का 2j कैफ और माइनस का k कैफ। और A1 जो फैक्टर है वो लाइन 1 पे पॉइंट, तो लाइन 1 पे पॉइंट है 1 2 1, तो i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस k कैफ। तो आप A2 माइनस A1 निकाल लें, A2 माइनस A1 जस्ट जरूरत पड़ रहा है, तो आप यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3i कैफ प्लस 0j कैफ और ए माइनस का 2k कैफ। तो यहां से आपका A2 आ गया। अब B1 जो है वो आपका लाइन 1 पे है, तो B1 जो है आपका लाइन 1 का डायरेक्शन, तो 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ। और जो B2 है वो लाइन 2 पे डायरेक्शन है, लाइन 2 का डायरेक्शन, तो 7i कैफ प्लस 8j कैफ प्लस 2k कैफ। अब आपको निकालना है B1 क्रॉस B2, आप फाइंड कर लें। तो B1 क्रॉस B2 आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो ए लिखेंगे आप i कैफ j कैफ k कैफ, फिर इसका कॉफिशिएंट जो है लिख देंगे। तो 2 है 3 है 4 है 7 है 8 है 2 है, तो इसका आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो i कैफ 3 इंटू 2 6 माइनस का 32, 6 माइनस का 32 प्लस माइनस का j कैफ 2 इंटू 2 4 और माइनस का 7 इंटू 4 28 प्लस k कैफ
2 इंटू 8 16 माइनस का 21, 16 माइनस का 21, एक कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप डॉट ले लेंगे b1, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 26 आई कैफ, माइनस का प्लस का 24 जे कैफ और माइनस का 5 के कैफ। अब A2 माइनस, अब B1 क्रॉस B2 का अब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, और तो ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा रूट अंडर 20 माइनस 26 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ था, सबका सेम बनाया था। बस A2 माइनस A1 डॉट ले लीजिए, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो आ जाएगा माइनस 26 इंटू 3, सो माइनस 26 इंटू 3 कर लीजिए, 8 ये हो जाएगा 78। फिर आपका ये निकाल लीजिए -2 इंटू माइनस का 5 तो प्लस का 10, सो ये आपका आ जाएगा 88, और 88 अपॉन जो मैग्नीट्यूड इसका अंदर स्क्वायर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 88 ही आपका मेन था, बाकी जो नीचे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 88 बाई जो भी एक कैलकुलेट करके आएगा वो, तो 88 बाई समथिंग रूट में जो आएगा आपको कैलकुलेट करके, वो ऑप्शन में सेम था तो रूट के अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि 2 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 4 white एंड 6 black। आपके पास 4 white बॉल है, 6 black बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट सेकेंड सिलेक्टेड इज ऑल्सो ब्लैक इज m by n। तो जो इसको बोला गया है कि आपके पास कितना बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है, ये आपका गिवन है, और आपका बोला गया है कि if probability that first selected ball is black given that second selected is also black, मतलब है कि P of A by B जो आप लिखेंगे P of A by B is equal to BB, P of BB अपॉन क्या बोला कि पहला भी ब्लैक हो, गिवन दैट कि पहला भी ब्लैक हो और दूसरा भी, तो यही लिखेंगे। और दूसरा जो ब्लैक, फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट सेकंड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक। तो किस तरह से सेकंड बॉल ब्लैक आ सकता है, तो एक पहला हो सकता है कि व्हाइट फिर ब्लैक प्लस P ऑफ ब्लैक ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक क्या लिखेंगे आप, चलिए तो आप निकाल लीजिए कि प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक का प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक ये लिखेंगे। अब टोटल रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो पहला 6/10, 6/10। अब आप चूंकि एक बॉल निकाल चुके तो आपका ब्लैक बॉल कितना रह गया 5, तो 5 और कितने में से आउट ऑफ 9। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ब्लैक ये आपका कितना आ जाएगा, तो 4/10। अब आपके पास कितने बॉल हो गए, 9 बॉल बचे, और सेकेंड में जो हो रहा है ब्लैक तो 6 में से 9। फिर आपका ब्लैक ब्लैक निकाल चुके हैं, जब इसका बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे P ऑफ A बाई B गिवन दैट, तो आपका आ जाएगा P ऑफ A गिवन दैट B इज इक्वल टू 6 इंटू 5 बाई 10 इंटू 9 अपॉन 6/10 इंटू 5 अपॉन 9 प्लस 4/10 इंटू 6/9। तो ये नीचे नीचे तो ऐसे ही कट जाएगा, नो कैलकुलेशन, 6 6 6 काट दीजिए, ऊपर में आ जाएगा 5, नीचे में आ जाएगा 9, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो आप इसको पहले नंबर क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो x1 का वैल्यू 1 है, यानी कि y का वैल्यू 1 पुट करने पे 1 आ रहा है x का वैल्यू, यानी कि ये c वैल्यू जो आपका इंटीग्रेट करेंगे तो c वैल्यू निकालने के लिए ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से पहले dy से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा आपका y² dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y माइनस का x इक्वल टू 0। अगर आप फिर आप क्या कीजिए
कि 1/y को उधर एक फॉर्म बनाइए, तो वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपका उस तरह बनाइए, माइनस का x इज इक्वल टू -1/y हो गया। अब यहाँ पे आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, dx/dy माइनस x/y स्क्वायर इज इक्वल टू -1/y, वाई स्क्वायर से जस्ट डिवाइड कर दिए। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, जो p और q जो होगा इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, dx/dy प्लस px इक्वल टू q, p और जो q होगा वो y का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e पावर p dy, यही होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, p का अगर आप कंपेयर कर रहे होंगे तो e पावर -1/y स्क्वायर dy लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा e पावर 1/y। सो e पावर 1/y इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब आप सॉल्यूशन जस्ट लिख देंगे। अब e के पावर 1/y को आप t से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/y को आप t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, -1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा जस्ट। तो अब यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिख दीजिए, जस्ट सॉल्यूशन आप राइट कर दीजिए, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 1/y इज इक्वल टू, आपने जिसको माना है q इंटू q का वैल्यू है -1/y क्यू, है ना। तो यहां से आप लिखेंगे क्या, आपने -1/y को t मान लिया है, 1/y को t मान लिया है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आ जाएगा t इंटू ई पावर t dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए। यहां पे आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो t को आप क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, et को सेकेंड, तो t et का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन d/dt, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, यहां पे लगा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो ए टी ई टी हो जाएगा और माइनस ए 1 ई पावर टी हो जाएगा, प्लस का c लिखेंगे। c को आपको रिमूव करने के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जस्ट यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे t का वैल्यू, तो x e पावर 1/y इज इक्वल टू, आपने t 1/y को माना था, e पावर 1/y माइनस e पावर 1/y प्लस का c। अब c निकालने के लिए x का y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x का वैल्यू 1, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू, इसका मतलब यही होता है कि आपने इनपुट में डाला है ये फंक्शन y का है ना कि x का है, तो आप x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू, यहाँ को दोनों चीज़ें सेम है तो आप कुछ नहीं, तो 1 1 कर दीजिए, तो e इज इक्वल टू e माइनस e प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू e आ गया। अब आप जस्ट x e पावर 1/y इज इक्वल टू 1/y e पावर 1/y माइनस e पावर 1/y और प्लस e बन गया। अब आप वैल्यू निकालना है 1/2 पे, तो y का वैल्यू जस्ट 1/2 सब्स्टिट्यूट करते, x का वैल्यू e के पावर 1/2, तो 2a बन जाएगा 1/2 का y का वैल्यू, जस्ट y का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 e पावर 2 माइनस e पावर 2 और प्लस e। सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/e आ जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे ये जो सवाल है वो एलियन और क्वाड्रेटिक को मिक्स करके पूछा गया, तो जब भी e के पावर एलियन में है तो आप इसमें क्या कर लीजिए, दोनों साइड में log टू द बेस e ले लीजिए, यानी कि एलियन आप टेक कर लीजिए, टेकिंग बोथ साइड log एलियन। तो जैसे ही आप एलियन टैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलियन e और ये जो आपका पावर में है वो नीचे में आ जाएगा, तो 5 एलियन x स्क्वायर प्लस 3 एलियन e, और एलियन e का वैल्यू कितना होगा, लॉग बेस ई ई, बेसिकली आपने लॉग लिया है और बेस ई ई, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x पावर 8 नीचे आ जाएगा और एलियन x। तो आप अब एलियन x को आप t मान लीजिए, एलियन x को आप जैसे ही t मानेंगे
तो क्या हो जाएगा, जस्ट आप ln x को t एज्यूम कर लीजिए। तो यहां से 5t² प्लस का 3, ये तो वैल्यू 1 हो गया, दिस वैल्यू इज 1, ln 1 e इज इक्वल टू x पावर 8t। अब x को क्या लिख सकते हैं, e पावर t, तो जस्ट इसको e पावर 8 लिख दीजिए, 8 ln x, सॉरी 8 आएगा ना, x पावर 8 नहीं, 8 यहां पे लिखेंगे 8, सो आपका आ गया 8t। तो क्वाड्रेटिक आपका बनकर रेडी है, 5t² माइनस का 8t और प्लस का 3 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल वैल्यू, तो यहां से आपका जस्ट कितना हो जाएगा, फैक्टराइज कर लीजिए 15, तो 5 और 3 में फैक्टराइज कर लीजिए, तो 5t² माइनस का 5t और माइनस का 3t और प्लस का 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 5t कॉमन ले लेंगे, तो t माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो t का वैल्यू क्या क्या निकल कर आ रहा है, t का वैल्यू आ रहा है 3/5 और 1, ये दो वैल्यू निकल कर आ रहा है। आपने t किसको माना था, ln x को, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, ln x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू e पावर 1, एक a आ गया, और जैसे ही x का t को सब्स्टिट्यूट करें, ln x को करेंगे 3/5 से, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा e पावर 3/5। तो आपसे प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x पूछा था, है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि e इंटू ई पावर 3/5, ये कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा e पावर 8/5, आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो है वो, ये तो मैंने क्लास नोट्स में कराया था, मैंने जब मैं तैयारी करता था जेईई का, तब ये मेरे को क्लास नोट्स में कराया गया था सवाल। अभी भी ये एग्जैक्टली सेम सवाल क्लास नोट्स में मेरा है, उसी सवाल इसमें पूछा गया है। कितना इजी सा सवाल पूछा है। तो पहले नंबर इसको क्या करना है कि आपका एसएन गिवन है, तो एसएन से टीएन पे पहुंचने के लिए, टीएन निकालने के लिए क्या करते हैं, टीआर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पापड़ बेलना पड़ेगा कि एसएन माइनस 1 करना पड़ेगा, एसएन माइनस 1, ये हमारा टीएन होता है। तो जो आपका एसएन गिवन है, एसएन जो है वो जो भी ये है वो एसएन है, तो एसएन माइनस एसएन है 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 बाई 64 जो है वो एसएन गिवन है। तो एसएन माइनस 1 क्या लिखेंगे, एसएन माइनस 1 आपको निकालना है। सो पहले नंबर एसएन माइनस 1 जस्ट फाइंड कीजिए, तो एन के जगह एन माइनस 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस 1 और 2 इंटू एन माइनस 1, एन के जगह जस्ट आपको 1 से सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। 2 टाइम्स एन माइनस 1 और प्लस 3 और इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 और प्लस 5, ये क्या बन के आ रहा है आप देख लीजिए। तो ये आ गया 2n माइनस का 2 तो और माइनस का 1, तो 2n माइनस का 3, ये हो जाएगा 2n माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका 2n प्लस का 3 बाई 64। दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपका टीआर निकल कर आ जाएगा, मतलब टीएन ऐसे समझिए, टीएन क्या लिखेंगे आप, दोनों का जस्ट डिफरेंस लेंगे तो आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, कि बाकी सारी चीजें कॉमन है। देखिए 2n प्लस 1 से अगर कॉमन होना शुरू होगा, 2n माइनस 1 से, इतना चीजें जो है वो इसमें भी है, ठीक। तो इसको कॉमन ले लिया जाए, तो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, एक कॉमन हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n प्लस 5 और बाई 64 कॉमन हो गया, तो 2n प्लस 5 और माइनस का 2n और a प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो tn निकल कर आया, tn, और फाइनली आ गया आपका 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, और a हो गया आपका 8 हो जाएगा, ये देखिए 8 हो जाएगा, और 8 और 64 कटेगा तो ओवरऑल 8 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। अब आपका टीएन आ चुका है, अब आपको निकालना है समेशन ऑफ 1/TR,
जो टी एन बोले टी आर बात बराबर है एच को टी आर। तो आप क्या करेंगे कि जस्ट समेशन ऑफ टी आर आपको निकालना है, आर इक्वल टू 1 से एन, ये हो जाएगा 1 अपॉन जो आया है आपका, तो 1 अपॉन जब करेंगे तो 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 8 अपॉन 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3। अब बात बताइए, ये तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पे कितने डाल चुका हूं ये सवाल ऐसे करने के लिए। शॉर्टकट मेथड से वीएन मेथड का डिफरेंस टेलीस्कोप बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले एसएन क्या हो जाएगा, एसएन इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट मैं क्या लिखता हूँ, 8 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। मैं बोलता हूँ कि पहले आप इसका दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट करना है आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट, जो भी इसको मल्टीप्लाइज में है दो एक सीरीज में, तो दिस माइनस ए करना है दिस, तो ए कर लीजिए 2r प्लस 3, 2r प्लस 3 माइनस 2r माइनस 1 कर लीजिए नीचे में, ए आप नीचे में कर लीजिए, अपॉन ए पहला r का वैल्यू जो 1 से स्टार्ट रहा था, r का वैल्यू जस्ट 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो r का वैल्यू जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करके ए पहले t1 निकाल लीजिए, t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 अपॉन, r का वैल्यू जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट का सिर्फ जो पहला टर्म है उसमें से जो लास्ट वाला मल्टीप्लाई है उसको अवॉइड करना होता है, बाकी को लिख देना होता है। तो 1 इंटू 3 लिख दीजिए, माइनस लास्ट में से एन, जस्ट एन का वैल्यू सब लिख के फर्स्ट वाला को अवॉइड करके लिख देना होता है। तो 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू वो अवॉइड करना, 2n माइनस 1 को अवॉइड करना, तो बाकी जो बचा उसको लिखना है। तो 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी था। तो जस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एसएन का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा 8 अपॉन ए वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 हो गया, 8/4 8/2 4, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको डिटेल लेक्चर देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज का मैंने डाला है, इस वीएन मेथड का महा शॉर्टकट विद इन द 10 सेकंड। आपको लंबा लंबा सिखाएंगे टेलीस्कोपी सबसे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इतने से। ये काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम है, मतलब इसको एग्जाम में आप छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होगा, या तो आप लास्ट में करें या टाइम बचे तो, वरना इसको आप छोड़ दें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में नहीं यूज होगा, बट इसका सॉल्यूशन वगैरह ये जो लेंदी होगा ना वो आपको पैनिक कर देता है अगर आप पहले सवाल को सॉल्व करने बैठते तो सबसे पहले आप बोला गया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी है, और ए जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी 1 से बड़ा है, और एरिया इनक्लोज बाय एफ एक्स एंड द लाइन y इक्वल टू -1 में निकालना है। यानी कि इन्होंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट ले लिया, एरिया का भी मिक्स करके किस तरह से बनाया है सवाल देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल बनाया है। तो 1 पे कंटिन्यूअस है, यानी कि जो वैल्यू x इक्वल टू LHL का आएगा वही RHL का, तो जस्ट x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो माइनस का 3a माइनस का 2 इज इक्वल टू x का वैल्यू 1, तो a स्क्वायर प्लस b, एक इक्वेशन बन गया यहां से आपका। अब डिफरेंशिएबल भी है तो एफ डैश एक्स निकाल के x का वैल्यू 1 पुट करके दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, LHD और RHD सेम होगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस का 6ax और ए हो जाएगा b, और जस्ट x आप क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, LHD RHD इक्वल होगा, तो माइनस का 6a इज इक्वल टू b, तो एक यहां से आपको मिल गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको a और b मिल जाएगा, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, a इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप माइनस का 3a माइनस का 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर और b के जगह माइनस का 6 से रख दीजिए, माइनस का 6 से, तो यहां से आपका निकल कर आएगा a स्क्वायर माइनस का 3a और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, यहां से a स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस का a में ब्रेक करेंगे और प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो a का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2 एंड -1। अगर आप देखिए तो a का वैल्यू निकल कर आ रहा है, a कॉमन लिए तो a -2, -1 कॉमन लिए तो a -2,
इक्वल टू 0। तो यानी कि ए का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 और 1 आ रहा है। अब प्रॉब्लम में बोल रखा है कि ए का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी कि वो रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट क्या होगा, ए इक्वल टू 2 एक्सेप्ट करेंगे तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 से है तो ए वैल्यू -12 आ जाएगा बी का वैल्यू। अब आपका ए और बी आ गया, तो एग्जैक्टली फंक्शन क्या है वो आ गया आपके पास। फंक्शन का वैल्यू आ चुका है एफ एक्स का। अब उसका एरिया निकालो, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए और बी का, तो एफ एक्स जो आ जाएगा वो आपका एक्स का ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 तो -6x² और -2 बन जाएगा, और ए स्क्वायर और जस्ट बी तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 और प्लस बी का वैल्यू -12 है तो -12 हो जाएगा बी 12x। ए है x लेस देन 1 में फंक्शन है और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में फंक्शन है। अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो एक है आपका पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, और एक है स्ट्रेट लाइन। तो जस्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले नंबर ये डाउनवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, तो अगर आप वर्टेक्स देख रहे होंगे तो ए है 0, -2, 0, -2 इसका वर्टेक्स है। सो जस्ट ड्रॉ कर लीजिए, आपको 1 से कम में ही बनाना है ग्राफ। तो वन तक ही जाएंगे, इस तरह का ग्राफ बनेगा पैराबोला का, डाउनवर्ड पैराबोला। इस जो सेंटर आपको दिख रहा है इस सेंटर वो होगा 0, -2। अब एक्स लेस ग्रेटर देन 1 में जो है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन है 4 - 12x, इस तरह का बनेगा। इस जो वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है वैल्यू कंटिन्यूअस है, तो कोई भी पुट कर दीजिए तो -8 आ रहा है, तो a.1 हो गया, a -8 है यानी कि 1, -8 पॉइंट है। अब हमारा एरिया क्या निकालना है, और एक y इक्वल टू 8 लाइन बना लीजिए, एक y इक्वल टू 8 लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी y इक्वल टू -20 में बनाना है। तो अब जस्ट y इक्वल टू -20 एक लाइन खींच दीजिए, जस्ट y इक्वल टू -20। ये जो आपका रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये y इक्वल टू -20 है। तो जो आपको एरिया निकालना है, एरिया वो निकालना है ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये एरिया निकालना है। अब ए एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे इस एरिया, ये तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा राइट। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन आप यहाँ से कर लीजिएगा पैराबोला के निकालने के लिए, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से इसको पहले सॉल्व करिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए कि कहाँ पे ए वाला पॉइंट क्या है। तो ए वाला अगर आप पॉइंट जानना चाहें एक्स का वैल्यू तो दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू -20 के साथ। तो इसको अगर आप -20 के साथ इसको लेकर -6x² -20 इक्वल टू -20 करेंगे तो -6² इक्वल टू -18 आ गया। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो ±√3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली x √3 पे कर रहा है तो -√3 निगेटिव है, तो x का वैल्यू आप -√3 एक्सेप्ट करेंगे यहाँ के लिए, तो a हो जाएगा आपका -√3 पे आ रहा है चीज़ें। अब दिस इज -√3। अब बताइए यहाँ पे -√3 आ गया, इसके साथ कर लीजिए, ए स्ट्रेट लाइन के साथ इसको सॉल्व कीजिए कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो माइनस इसको इक्वेट कीजिए 4 - 12x को 4 - 12x को -20 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जस्ट 24 इज इक्वल टू 12x। तो x का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा, तो x का वैल्यू 2 है, दिस वैल्यू इज x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 मिल गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये जो है वो ये जो वैल्यू है ये 1, -20 होगा और ये 8 है। तो ये जो आपको लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ, दिस लेंथ इज 12, और ये जो लेंथ अगर आप देखेंगे तो ए कोऑर्डिनेट कितना है 2, -20, ए लेंथ कितना हो जाएगा, तो 1 लेंथ हो जाएगा, ये दिस लेंथ इज 1। तो एरिया, इसका एरिया ए अगर Δ1 इसको बोलूं कि दिस इज Δ1,
तो डेल्टा वन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डेल्टा वन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस वन इंटू हाइट है 12, तो एस 6 निकल के आ जाएगा। अब इसका जो एरिया निकालना है इसको मैं डेल्टा टू बोल देता हूँ, दिस इज डेल्टा टू। तो जो पूरा डेल्टा होगा वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा। अब डेल्टा वन का एरिया तो निकाल लिए, डेल्टा टू कैसे आएगा? तो डेल्टा टू निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अप एरिया जो आएगा डेल्टा टू वो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम, पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे। तो अपर जो है वो पैराबोला है तो उसको -6x² माइनस का 2, और लोअर कर्व, तो लोअर कर्व है हमारा माइनस का 20, y इक्वल टू -20, तो ऑब्वियसली y dx कर रहे हैं, y dx, तो dx और x में लिमिट डालेंगे तो x का जो लिमिट है वो आप कहाँ से कहाँ तक डालेंगे? तो -√3 से लेके आप पुट करेंगे -1 तक और मॉड ले लेंगे, ठीक है। -√3 से -1 तक करके आप निकाल सकते हैं। इसको डाल दीजिए -√3 से 1 तक। अब ये डेल्टा टू आपका आ जाएगा। आप जैसे दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अगर कैलकुलेट कर दो, या कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, इतना तो स्मार्ट है ही है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम छोड़ने वाला था, मैं लिटरली बताऊं तो छोड़ने वाला प्रॉब्लम था। अगर आपके पास टाइम होता तब करते, वरना पहले नहीं करना था इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारे पास है, इफ ए बी द 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे भाई साहब ये तो बहुत फेमस सवाल है, उस वही रिपीटेशन कर दिया बेसिकली सवालों में। तो यहाँ पे गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका वैल्यू -2 मेंशन है। और आपको एक चीज पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का प्रॉपर्टी पता है कि के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। n क्या होता है भाई? n ऑर्डर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये इसी प्रॉपर्टी पे बस सवाल ये पूछा गया है, इस प्रॉपर्टी पे, और ये हर साल सवाल आता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है, बहुत रिपीटेटेड सवाल है। तो यही यूज करना है। तो कैसे करेंगे? पहले नंबर आप प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे, यहाँ तो 3 दिख रहा है, यानी कि आपको निकालना ही है डिटर्मिनेंट 3। ये चीजें है आपका 3, और एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट लगाओ 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a डिटर्मिनेंट, यही आपको निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको बाहर जब करेंगे k को, तो आप 3 के पावर n लिखेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे 3x3 का, तो 3 है तो 3 पावर 3 निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। अब आपने 3 पावर 3 बाहर निकाल दिया। अब आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, इसका लिखेंगे एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a डिटर्मिनेंट। अब आप 3 के पावर 3, अब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लिखते हैं आप, डिटर्मिनेंट लिखेंगे -6 एडजॉइंट 3a -6, एक एडजॉइंट को हटा रहा हूं और एक फॉर्मूला डाल रहा हूं, ठीक है। तो एडजॉइंट 3a के पावर क्या कर देंगे n-1, तो a पावर आप n-1 यानी कि 2 दे देंगे। अब यहां से आप लिखेंगे 3 पावर 3 इंटू ए, चूंकि k है तो -6 के पावर n तो आएगा ही 3 और इसके पावर 2 है, ऐसे करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट 3a का डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया 3 पावर 3 इंटू 6 पावर 6, ये आप लिखेंगे एडजॉइंट 3a। तो पहले नंबर आप लिखेंगे 3a का डिटर्मिनेंट के पावर n-1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 3 पावर 3 हो गया। ये 3 पावर आप 6 कर लीजिए इंटू 2 पावर 6 कर लीजिए, और ये 3 के पावर आप लिखेंगे n, और तो 3 के पावर 3 और उसका भी पावर 2 देंगे, तो 3 के पावर 3 पावर 2 और डिटर्मिनेंट a के पावर 2, डिटर्मिनेंट a के पावर 2। तो ये वैल्यू पूरा ओवरऑल आ जाएगा 3 पावर 6 वहां से, तो 3 पावर 9 हो गया, और 3 पावर 9 और ये 3 पावर 6 12 हो जाएगा ना, एक सेकेंड, 3 पावर 6 12, 3 पावर 15 हो गया,
और ये 2 पावर 6 है और ये -2 के पावर 2, तो यानी कि 2 के पावर 2, ये 2 पावर 8 हो जाएगा। इसको इक्वेट किया है आपको 2 के पावर m प्लस n और इसको मल्टीप्लाई, तो इसको आप इसको इक्वेट किया है 2 के पावर m प्लस n और mn, तो आप इसको 3 और 5 में कर दीजिए ब्रेक, तो 3 के पावर 2 के पावर m प्लस n मतलब 3 प्लस 5 लिख दीजिए और इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 लिख दीजिए, तो m n का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया कि वो सॉल्व करके हो जाएगा, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो m का वैल्यू अगर आप ले लेंगे 3, n का वैल्यू 5, तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर आप एक तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और भी दिया होगा, या फिर आप सॉल्व करके कर लेंगे, अब यहाँ वैल्यू निकल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल है कि एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है 3 टाइम्स, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स follow a head. If mu and sigma square denote the mean and variance of x, then the value of 64 mu plus sigma square। तो ये जो सवाल है ना वो काफ़ी मतलब लैंग्वेज को क्लियरिफाई नहीं किया कि लैंग्वेज क्या एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जो है और ट्रिकी है, मतलब देखा जाए तो पहले नंबर बोला गया कि एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, एक 3 क्वाइन को, तो 3 क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो कैसे आप सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस मैंने एक शॉर्टकट बताया कि पहले आप एक हेड टेल आ सकता है, अब एक क्वाइन का लिख लिया, तो अब दूसरे क्वाइन के लिए कैसे लिखते हैं, सैंपल स्पेस हेड टेल, फिर आप इसमें हेड, फिर से हेड और टेल रिपीट कर दीजिए, तो हेड हेड यहाँ पे लगाइए, एक तरफ हेड टेल, इसमें हेड हेड लगा दीजिए, इसमें आप टेल टेल अप्लाई कर दिए। अब फिर से आप जो रिपीटेशन हुआ सैंपल स्पेस लिखने के जस्ट मैं एक वो बता रहा हूँ, अब इसको फिर से आप जो आया है उसको आप एक लाइन में सजा दें, हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अब इसको फिर से लिख दें, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो एच 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 एच, यहाँ पे टी 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 टी, ऐसे सोचने नहीं पड़ता है कि हमें क्या लिखना है। तो आपका जो पूरा सैंपल स्पेस बन गया वो है हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। तो यहां पे बोला क्या है कि जो टेल है वो फॉलो कर रहा है हेड को, यानी कि जो टेल आएगा वो हेड के बाद, ये मतलब है। तो अगर यहां पे देखिए कि कितना बार हेड जो है टेल जो है वो आया है हेड के बाद, तो 0, तो यहाँ पे एक्स एक जो वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा इसके लिए 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इसके लिए हेड हेड टेल के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेड जो है और टेल जो है हेड को फॉलो कर रहा है, यही बोला है ना। तो यानी कि टेल जो है वो हेड के बाद आया है। ऐसा कितने में हुआ है, तो अब देखेंगे हेड टेल हेड में, हेड टेल हेड में अगर आप देखेंगे तो टेल है एक बार आया है, यहाँ पे हेड टेल टेल, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ तो ट्रिकी हो गया, यहाँ तो 2 आया है, तो एक क्लियरफाई। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से तो 2 भी हो सकता है, तो मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि 1 होगा, तो 1 मान लेते हैं। अब टेल हेड हेड, तो ए तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना फॉलो कर रहा है, टेल हेड टेल 1। अब बताइए इसमें हेड टेल टेल 0 टेल टेल 0, तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, आपका बारी है पी एक्स आई लिखने का, है ना, पी एक्स आई प्रोबेबिलिटी हर एक का, तो पी एक्स आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0,
इसका 1/8 सबका तो वही होगा 1/8 1/8 0 1/8 0 0। अब आप लिखेंगे एक्स पी एक्स मीन निकालने के लिए एक्स इंटू पी एक्स आई निकालेंगे, एक्स इंटू पी एक्स आई। तो ए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1/8 1/8 1/8 0 1/8 0 0। तो मीन का वैल्यू क्या हो गया, मीन का वैल्यू आप डायरेक्ट देख लीजिए, तो ए 4/8 यानी कि 1/2। मीन का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 आ जाएगा। म्यू का वैल्यू 4/8 सबका समेसन, तो 1/2 आ गया। अब आपको वेरिएंस निकालने के लिए एक्सआई स्क्वायर इंटू पी एक्स निकालना होता है उसका सम। तो एक्सआई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ए 0, ए आपका 1/8, ये भी आपका आ जाएगा 1/8 1/8 0 1/8 0 0। तो यहां से आपका लिख दीजिए एक वैल्यू 4/8, तो यानी कि सम एक्स आई का स्क्वायर ए वैल्यू आ जाएगा 4/8 यानी कि 1/2 सॉरी 4/8 ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब 1/2 यस 1/2 ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2 सेम ही आ रहा है यानी कि कुछ हो सकता है। अब हम म्यू स्क्वायर क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस एक्स आई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ए, तो ये 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए निकल कर आ जाएगा 1/4। तो 1/4 आ गया। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 64 ए 1/2 प्लस 1/4, ये आपका आ जाएगा 64 इंटू 3/4 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि हेड टेल वाला, हेड टेल टेल, तो इसका देखते हैं क्या आंसर आता है, एनटीए क्या देता है। ये वाला कंफ्यूजिंग है, वो 2 कंसीडर करता है या 1 कंसीडर करता है। अब लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1,3 3,1 2,3 in the line x plus 2y equal to 2 in the centroid of the triangle PQR is the point अल्फा कॉमा बीटा। तो कोई एक ट्रायंगल का आपको क्या करना है कि ट्रायंगल है, अब उसका जो सेंट्रॉइड आएगा उसका इमेज इस लाइन के अबाउट x plus 2y इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट लेना है, और उसको जो इमेज आएगा उसको बोला गया है कि एक अल्फा बीटा। मतलब अगर आप पी क्यू आर ट्रायंगल देखिए, पी क्यू आर ट्रायंगल, दिस इज अ पी क्यू आर ट्रायंगल, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्रायंगल ए पी का कोऑर्डिनेट 1,3 है, ए है 3,1, ए है 2,4। तो सेंट्रॉइड क्या लिखेंगे इसका, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल का जी वैल्यू, सबका सम बाई वर्टिसेस का सम, तो 1 + 3 + 2 4 ठीक 6/3 2 2 3 1 4 4 4 8 8/3। अब इसी का इमेज लेना है, तो इस लाइन के बाद 2, 8/3 का इमेज लेना है। एक लाइन है, मानते ए लाइन है x plus 2y इक्वल टू 2, तो इसका इमेज ए ऐसे, अगर ये p है g है तो g डैश निकालना है आपको, g डैश, और इसी को अल्फा बीटा बोला है। तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा -2 जस्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा -8/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू जस्ट -2 और पॉइंट को पुट कर दीजिए, तो 2 और प्लस 8/3 यानी कि 16/3 और माइनस का 2 और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो अल्फा -2/1 इज इक्वल टू बीटा -8/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, आपका वैल्यू 8 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 32/3 -32/3 और ये 5 हो जाएगा यानी कि 15। सो इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2 -32/15 और जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -64/15 और प्लस 8/3।
तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा आपका 30 -2/15 और बीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 15 एलसीएम आ जाएगा -64 और 5 40, तो माइनस का 24/15 कैलकुलेट कर लीजिएगा। बीटा आ गया आपका -8/5, -2/5 और -2/15 आ रहा है और -8/5 आ रहा है। तो 15 टाइम्स पूछा है, यानी कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए माइनस। तो 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो -2/15 और वो है -24/15, तो प्लस का 24 हो जाएगा बाई 15। ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा आंसर। सो 22 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। ये जो सवाल है वो आपका रिलेशन फंक्शन से पूछा गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसमें पीएनसी नहीं अप्लाई करिए, सिंपल आप निकाल सकते हैं। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सिंपल 3 एलिमेंट्स ही है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो पहले तो एक रिलेशन तो आप ऐसे ही लिख देंगे पहला, कि ये जो होगा इक्विवेलेंस होगा। जैसे पहला अगर आप सेट लिखें, जस्ट पेंसिल डिस्चार्ज, तो पहला आप क्या कर लीजिए कि ए सेट में लिख लीजिए 1 1 2 2 3 3, तो एक आ जाएगा। अब दूसरा में क्या कीजिएगा कि आप एक एक का लीजिए, तो 1 2 2 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 होगा तो 2 क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। फिर लीजिएगा 1 3 लेंगे तो 3 1, फिर दो दो का पेयर लेंगे है, फिर तीनों का भी है। तो इस तरह से कितने पॉसिबिलिटी होगा टोटल, तो टोटल आप अगर काउंट करेंगे तो 5 पॉसिबिलिटी होगा इस तरह से टोटल। तो जस्ट आप देख लीजिए, लिखेंगे 1 1 1 1 पहला हो सकता है, 2 2 3 3, ए जो होगा वो सारा चीज होगा इक्विवेलेंस होगा। तो ए हर एक में होना ही चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो अगर एलिमेंट होता है प्रेजेंट, वो सब होना ही चाहिए उसका पेयर 1 1 1 2, तो ये होना चाहिए। ये तो सब में कॉमन ही रहेगा। अगर फिर हम 1 2 ले रहे हैं तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो पाएगा इसमें। तो ये चीज हो गया। अब अगर हम फिर से ये तो होना ही चाहिए इतना। अगर मैं लूँ 1 3, तो 3 1 होना चाहिए, ये चीज़ हो गया। और फिर आप लिखेंगे इतना होना ही चाहिए। फिर दूसरा पेयर आप क्या लेंगे, 2 3, तो 3 2 होना चाहिए, 2 3, तो 3 2 होना चाहिए इक्विवेलेंस होने के लिए। अब एक और आप पूरा का पूरा ले सकते हैं, वो है 1 2 2 1, जो जितना सारा लिया उस सबको लिख देंगे यहाँ पे, और 1 2 2 1 जो पेयर पॉसिबल था लिख लिया, 1 3 3 1 2 3 3 2। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं सिमेट्री के अबाउट से सोच रहे हैं, तो फिर आप ट्रांजिटिव वो नहीं हो पाएगा। तो टोटल 5 1 2 3 4 5, ये 5 टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा गया, जीपी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछा गया जनरल टर्म पे। तो A1 को आप क्या लिखें, A1 को एज्यूम कर लीजिए कि A1 जो है वो A है। अब A5 को आप लिखेंगे AR⁴, A4 को लिखेंगे AR⁴। अब जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, A इंटू AR⁴ इज इक्वल टू 28 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि A² R⁴ जो है वो 28 है। एक रिलेशन तो यहाँ से बिल्ड हो गया। अब दूसरा में दिया हुआ है कि A2 का मतलब होगा AR, A2 का क्या मतलब होगा AR प्लस A4 का AR³ इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा। अब क्वाड्रेटिक बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये देखेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप मान लीजिए कि दिस इज अल्फा
एंड दिस इज बीटा। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 29 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 28 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आप अल्फा बीटा निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 29x और प्लस का 28 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट्स निकल कर आएगा, अगर आप देख रहे हो फैक्टराइज करेंगे तो 28 और 1 रूट निकल कर आएगा। तो अल्फा का वैल्यू आप अज्यूम कर इनके लिए तो आप ले लीजिए कि अल्फा जो है वो 1 है और बीटा जो है वो 28 है। यानी कि ए आर का जो वैल्यू है वो 1 है और ए आर बीटा आपने क्यूब को अज्यूम किया इसका 28। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, फाइंड A6 निकालना है। ठीक है, तो इसको जो ए स्क्वायर आर पावर 4 है 28, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए आर इंटू ए आर क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 28, है ना। अब आपको निकालना है क्या, A6 का मतलब है ए आर पावर 5। ठीक है, अब ए आर पावर 5 है तो यहां से बताइए अगर हम डिवाइड कर दें तो यहां से आर स्क्वायर निकल जाएगा। ए इक्वेशन 1 ए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो आपका आर स्क्वायर का वैल्यू 28 आ जाएगा। तो और ए इसको लिख सकते हैं ए आर इंटू आर का स्क्वायर। तो ए आर का जो वैल्यू 1 है आपका 1 है इंटू आर स्क्वायर का यानी कि 28 का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 28 का स्क्वायर, जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक समझ में आया होगा। अब लेट एफ एक्स, नेक्स्ट सवाल है कि एफ एक्स जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ ऑफ वाई एफ डैश एक्स है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, फंक्शन का सवाल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि x इक्वल टू या y इक्वल टू आप 0, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 0 दिया हुआ है तो आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि y का वैल्यू 0 एक बार ले लीजिए, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से होगा क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एफ ऑफ 0 एफ डैश एक्स। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ डैश 0 नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिए, अभी देखते हैं क्या होता है। प्लस एफ ऑफ 0 का तो वैल्यू 1 पता है तो एफ डैश एक्स, ये चीजें हो गया। अब एफ डैश 0 को एक कांस्टेंट क्वांटिटी मान लीजिए कि लेट एफ डैश 0 कुछ होगा, एफ डैश 0 एक कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। तो एफ एक्स जो निकल कर आ जाएगा वो एफ एक्स के टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, अब बताइए क्या इसमें हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x ए भी के हो जाएगा ना। हमने एफ डैश एक्स को एफ डैश 0 को के मान लिया, एफ डैश 0 को के मान लिया। तो ठीक है, अब यहां से हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 कर देंगे तो एफ ऑफ 0 जो होगा वो k इंटू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 और एफ डैश 0 हो गया। तो यहाँ से आप एफ डैश 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ जब 0 1 है और ए भी एफ जब 0 को भी आपने के ही एफ ऑफ के जो है वो एफ डैश 0 ही है तो एफ डैश 0 ही है इंटू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 और एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, जस्ट 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे जस्ट 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए हो गया एफ डैश 0 का जो वैल्यू आ गया वो 1/2 निकल कर आ गया। एफ डैश 0 का वैल्यू जो आपने के माना था इसका वैल्यू 1/2 निकल कर आ गया। अब आप इसको कर सकते हैं तो अल्टीमेटली जो एफ एक्स आ गया, एफ एक्स जो आ गया वो एफ एक्स आ गया 1/2 एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो ए जो वैल्यू हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहां से आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब दोनों की तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन। तो यहां से लिख सकते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस का एक कांस्टेंट डाल लीजिए सी।
ये चीजें आ गया एल। अब आप इसको में सी जो आया है उसके निकालने के लिए एक्स के जगह 0 पुट कर दीजिए। एक्स के जगह 0 पुट करेंगे तो एल एन एफ ऑफ 0 1 है तो 1 इज 0 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 प्लस का सी। एल एन 0 0 तो यहाँ से सी का वैल्यू 0 निकल कर आ गया, यानी कि एफ एक्स जो है वो आपका फाइनली आ गया कि एफ एक्स जो है वो x/2 है, x/2 है एफ एक्स। दिस इज ए एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है लॉग ई एफ ऑफ एन, यानी कि x/2 जस्ट एल एन एफ यहाँ से जैसे ही एल एन क्या आ गया ना वैल्यू, बेसिकली एल एन एफ ऑफ एक्स आ गया ना, एल एन एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू निकल कर आया हमारा x/2 आ गया। अब इसी का समेशन पूछा गया है, तो इस समेशन क्या लिखेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर ही हो गया, तो नेचुरल नंबर 100 इंटू 100 0 1 और बाई 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज ए आंसर, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द फोकई ऑफ द हाइपरबोला जो है वो गिवन है कि 1,14 एंड 1,-12 है एंड द पासेस थ्रू द पॉइंट 1,6 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि द पॉइंट देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम आपसे पूछा गया है, तो प्रॉपर्टीज पे बेसिकली सवाल है। तो आपने पढ़ा है कि देखिए जैसे एक हाइपरबोला है, जस्ट डायग्राम से विजुलाइज हो जाएगा। तो एक दिया हुआ है कोऑर्डिनेट कि 1,14 है और ए दिया हुआ है कि 1,-12 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ये एफ डैश बोलूं, एफ बोलूं, तो एफ डैश जो होता है वो 2AE के बराबर होता है ऑलवेज। तो 2AE का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे तो 26 आ रहा है, तो 2AE का जो वैल्यू है वो 26 निकल कर आ गया। यानी कि अब हम क्या आपको पता है कि PF1 ये आपने प्रॉपर्टी पर रखा कि PF माइनस PF डैश का जो मॉड होता है वो 2A के इक्वल होता है। तो P कोई भी एक रैंडम पॉइंट है ऑन द पैराबोला जो कि 1,6 मेंशन है। तो PF और PF डैश निकाल लीजिए, PF और PF डैश। तो जैसे ही PF निकालेंगे, PF का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8। PF डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18। तो PF माइनस PF डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ए आ जाएगा आपका डैश PF डैश ए माइनस 18 PF डैश 18। तो इसका वैल्यू मॉड 10 आ जाएगा, ए 2A के इक्वल होता है, ए 2A के इक्वल। तो 10 इज इक्वल टू 2A, तो यहाँ से 2A का वैल्यू 8 आ गया, यानी कि A का वैल्यू 5 हो गया। और जस्ट यहाँ पे 2A का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और E तो 26, तो E का वैल्यू आ जाएगा 26 बाई यानी कि 13/5। E का वैल्यू 13/5 आ गया, A का वैल्यू आ गया। अब B² इक्वल टू ए रिलेशन यूज कर सकते हैं, A² माइनस A² E²। तो A का वैल्यू आपको पता है 25 माइनस 25 इंटू 13/25। सो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 12। B² का वैल्यू 12। आपसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2B²/A। तो 2 टाइम्स B² 12 और A का वैल्यू है 5, तो 24/5 इसका आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है बाइनोमियल थ्योरम का, बहुत बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा सवाल आप इसको बोल सकते हैं। GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इनका वैल्यू जस्ट 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जा रहा है और 2r+1। तो आपने एक चीज प्रॉपर्टी पढ़ा था कि NCR को लिखा जाता है N/R N-1 CR-1, ठीक है। अगर वो N+1 CR+1 होता तो हम लिखते N+1 अपॉन CR+1 N/CR। तो यहाँ पे 2r+1 है, तो ऐसा कर सकते हैं कि
यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दें और 2r+1 ये नीचे में है ही है, और 12 से डिवाइड कर दें तो 12/2r+1, देखिए तो 12 इंटू ए बना सकता है। ए जो वेरिएबल होता है ना आर वगैरह, उसको हटाने का ये सब तरीका है डिनोमिनेटर में, उसको हमेशा नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसको आप अल्टीमेटली ऐसे लिख सकते हैं, ए आर का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है, दिस इज आर, सो इन 0 से शुरू, इसका कोई मतलब नहीं है 5। अब ये बन जाएगा कितना, दिस क्वांटिटी आपका 1/12 को बाहर ले लीजिए, 1/12, और इसको लिख दीजिए 12c 2r+2 लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका सम आपको एक्सपेंशन किसका लिखना है, 1+x⁻12 का एक्सपेंशन लिख के अब यहाँ से 0 से वैल्यू पहले पुट करना शुरू कीजिए, आर का वैल्यू 0 से पुट करना शुरू कीजिए, तो 1/12 इसका समेशन निकालना आपका 12c2 + 12c, जैसे 0 पुट किए हैं तो 12c2 12c1 पुट करेंगे तो 4 आएगा आई थिंक, और 12c3 पुट करेंगे तो आपका आएगा 2 पुट करेंगे तो 4 2 6 होगा, ये 1 से स्टार्ट करेंगे तो आर का वैल्यू 0 पुट किया तो ये आया, आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका 4 आएगा, आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, आर का वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा, और आर का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 10 आएगा, और आर का वैल्यू करेंगे तो 12 आएगा। ठीक, अब आपने इसका समेशन का फॉर्मूला, अब जस्ट 1+x⁻12 का एक्सपेंशन में ए आता, और ए तो इसका समेशन 2n-1 होता है, 2n-1, तो इसका 1/12 2 कितना लिख दीजिएगा 11, यही होगा, क्योंकि और इवन का है ना, तो बाई n 2n पूरा सम होता है, तो 2 इसके एक्सपेंशन में, और बाई 2 करना होगा 2 टाइम्स प्लस माइनस लिख के। अच्छा, बट यहाँ पे एक चीज मिस है कि हम ये जो सब यहाँ पे 12c 0 होना चाहिए था, इतना लिखा था, 12c 0 ऐड कर देंगे, 12c 0 मतलब -1, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा आपको, तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आ चुका है। अब इसको आप कंपेयर करना है m/n से, आप जस्ट कंपेयर करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं m/n क्या है। 2 11 आप निकाल सकते हैं, 2 10 होता है 10,024, तो 10,024 तो 2048 -1 तो 2047/12 हो गया। अब इसको देख लीजिएगा m/n करके, GCD 1 होना चाहिए, इसको काट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल है एरिया, MON आ ही चुका है बेसिकली, इरेशनल प्राइम नंबर ही है, तो ये चीज़ आ जाएगा, नहीं कटेगा, 7 4 11 2 13 नहीं कट रहा है, तो यही आपका m का वैल्यू, यहाँ से m का वैल्यू 2047 और n का वैल्यू 12 हो गया। अब m-n कर दीजिएगा 2035। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एरिया आउटसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द सर्कल एंड पैराबोला इज। तो पहला जो है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,√3 है और रेडियस r² का वैल्यू 12 है, यानी कि रेडियस भी 2√3 ही है इसका। तो पहले ने अगर डायग्राम बनाया अगर, तो एक सर्कल है, वो 0,0 से पास कर रहा है, तो इस तरह का सर्कल होगा। ये बेसिकली 0,0 से समझिए कि यहीं पे है 0,0। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये सेंटर जो है इसका वो है 2,√3, 0, और एक पैराबोला है y² = ये समझिए, ये जो लाइन है आपका वो एकदम टच कर रहा है क्योंकि पास कर रहा है, इस तरह का लाइन है। अब पैराबोला कैसे बनाएंगे, दिस इज ए पैराबोला है, तो आपसे एरिया पूछा गया, कौन सा एरिया पूछा गया, अगर आप ये देखेंगे तो आपसे ए एरिया पूछा गया है। आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के बाहर यही होगा ना जो येलो कलर से मार्क करा, इनसाइड द सर्कल पूछा गया है।
तो यही एरिया आपसे पूछा गया। तो अब इनफैक्ट जो अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे होंगे तो ए 2,√3 है, ये ऐसे जस्ट सेंटर से ही गिरेगा, तो ए 2,√3 हो गया कॉमन। और अगर आप 2, जैसे ही पुट करेंगे तो ये भी आपका 2,√3 ही आ जाएगा इनफैक्ट। अब ये जो पॉइंट होगा ये वाला जस्ट ऐसे, तो ये हो जाएगा 2,√3 माइनस 2,√3। अब एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक आपको दिख रहा है कि जब ए और ए सेम है तो एक क्वाड्रेंट फॉर्म कर रहा है, दिस इज एक क्वाड्रेंट है बेसिकली, सेंटर और ए पॉइंट सेम है, तो एक क्वाड्रेंट, इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया बाई 4। तो ये पूरे का जो एरिया है, अगर पूरा एरिया मैं बोलूँ, पूरा एरिया डेल्टा है, पूरा एरिया को डेल्टा बोल दूँ और इसको बोल दूँ डेल्टा 1 है और ये पूरा डेल्टा 2 है, तो डेल्टा जो होगा वो हमें पूछा गया वो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होगा। और डेल्टा का वैल्यू जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई इंटू आर स्क्वायर 12 है और बाई 4 ये 3 पाई आ जाएगा। अब 3 पाई आ गया। अब डेल्टा 1 आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा जो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा बेसिकली, सॉरी। तो आपको चाहिए आपको डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 को आप लिख देंगे डेल्टा माइनस डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 को आप निकाल सकते हैं, डेल्टा 1 जो होगा राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और ये इसको चूंकि 2 टाइम्स है, अब इसको 2 टाइम्स भी कर लीजिएगा, एक एरिया निकाल के पूरे को 2 टाइम्स कर दीजिएगा। जैसे ऊपर का कैलकुलेट करें तो सिमेट्रिक है, तो आप नीचे का, तो फाइनली आप जो फाइनल एरिया होगा, फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो होगा 2 टाइम्स डेल्टा माइनस डेल्टा 1, है ना, ये चीज़ें। तो अब डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो ये करेंगे इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2√3 वाई डी पी कर दीजिए, तो वाई का जो वैल्यू है वाई डी एक्स कर दीजिए, पैराबोला को इंटीग्रेट कर दीजिए, पैराबोला को। तो वाई पैराबोला डी एक्स जो वैल्यू है 2√3 एक्स डी एक्स कर दीजिए, ये आपका निकल कर आ जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये सवाल तो एकदम बहुत बेसिक, मतलब हर एक बुक में लिखा हुआ है सवाल, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले का सवाल है, बहुत पहले ये सबको क्लास में कराया जाता है जो भी जेईई के टीचर्स होते हैं। तो पहले क्या करना है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस, आपको एक आइडेंटिटी पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 होता है, राइट। तो अगर एक इसको थीटा मान लें, दिस इज थीटा, तो सेक इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई/2 माइनस थीटा, परफेक्ट स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो 16 टाइम्स आपको पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है, का स्क्वायर और प्लस थीटा का स्क्वायर, इसका निकालना है मैक्सिमम मिनिमम। इसको एक वाई नाम दे दीजिए, ठीक है, एफ एक्स को नया नाम बोल दिया वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 ये हो जाएगा पाई² प्लस माइनस का पाई थीटा माइनस का पाई थीटा, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, माइनस का पाई थीटा और प्लस थीटा स्क्वायर और प्लस का थीटा स्क्वायर। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 16 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 टाइम्स पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई थीटा और प्लस 8 थीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बना सकते हैं, 8 को कॉमन ले लीजिए, है ना, तो 32, इसको लिख दीजिए थीटा स्क्वायर और इसको लिख दीजिए माइनस का पाई थीटा/2 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो 32 थीटा स्क्वायर, तो 8 थीटा का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू इसको लिख सकते हैं आप पाई/2 है ना, तो पाई/4 आपको जरूरत पड़ेगा, पाई/4 ओवरऑल पाई/4 इंटू थीटा और प्लस पाई/4 का स्क्वायर कर दीजिए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और प्लस पाई² 8 कर दीजिए जो एडिट था। अब इतने क्वांटिटी को आप एक परफेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए, दिस इज थीटा माइनस पाई/4 का स्क्वायर है, दिस इज।
तो आपका जो फाइनली आया 32 इंटू ये हो गया पूरा 32 पूरा से मल्टीप्लाई है थीटा माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, और एक क्वांटिटी कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। तो ए आपका आ गया। अब यहाँ पे वाई मैक्सिमम आपको चाहिए, वाई मैक्सिमम का वैल्यू। तो वाई मैक्सिमम क्या कब होगा, जब आप अब एक चीज देख लीजिए कि जो सेक आप कॉसेक इनवर्स एक्स को आपने थीटा माना है, तो कॉसेक इनवर्स का एक्स का रेंज क्या होता है, ए माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक रेंज होता है इसका, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो जस्ट अगर आप माइनस पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो वो मैक्सिमम आएगा। तो वाई मैक्सिमम जो हो जाएगा, मैक्सिमम वो हो जाएगा आपका 32, तो बाहर से मल्टीप्लाई रहेगा 32 इंटू माइनस पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर बाई 16 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, तो ए वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 10 और 20 पाई स्क्वायर, ठीक है, 20 पाई स्क्वायर। अब हमारा मिनिमम जो होगा वाई मिनिमम कब आएगा, जब इसका वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि वो हो जाएगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर वाई मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम आपका सम ऑफ 22 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है एक इंटीग्रेशन का सवाल है। तो इसको आपको करने के लिए ऐसा करना होगा कि पहले tan x को अगर आप t बोल दें, सिंपली फैक्टराइज करें, मैं tan x को डायरेक्ट t बोल देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा। तो f ऑफ x जो हो जाएगा वो 7t पावर t छोड़िए t पावर 8 माइनस t पावर 6 प्लस माइनस का 3t पावर 4 और माइनस का 3t स्क्वायर। यहाँ से आप 7t पावर 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 3t स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो t स्क्वायर माइनस 1 और t स्क्वायर 1 मतलब tan स्क्वायर x माइनस 1 सेक स्क्वायर x होता है, t स्क्वायर माइनस 1 का मतलब। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये तो फैक्टराइज हो गया, तो t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 7t पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर में फैक्टराइज हुआ। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ गया वो इसको हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर x, और ये हो गया 7 tan 6x माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब एफ एक्स सिंप्लीफाई हो गया, एफ एक्स सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आप इसका निकाल सकते हैं इजीली। अब आप कैसे कर लेंगे, आप एक बार tan x को आप भी मान लीजिए कि tan x इज इक्वल टू tan x को आप p मान लीजिए। अब चूंकि p मान लेंगे तो tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर x dx जो होगा वो dp हो जाएगा, तो एफ एक्स डी एक्स आपका निकल जाएगा। I1 जो होगा I1 वो हो जाएगा आपका 7p पावर 6 माइनस 3p पावर 2 और dp। इसका वैल्यू I1 का आपका आ जाएगा सिंपल 7 p पावर 7 हो जाएगा माइनस p क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये I1 का वैल्यू आपका निकल कर आ गया। अब I2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो I2 निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिएगा, x एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकेंड फंक्शन, और इंटीग्रेट करके I2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल है, चलिए लास्ट सवाल तक पहुंच गए। सर्कल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट विथ रेडियस 2 टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अनदर सर्कल विथ सेंटर 2,6 intersect द फर्स्ट सर्कल एट द 2 points, देन द रेंज ऑफ इट्स रेडियस। तो ये सवाल आपको पहले से बहुत बार पूछ चुका है जी में, ऐसा नहीं कि नया सवाल है, रिपीटेड सवाल है, जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं ना कि दो सर्कल lie in the second quadrant with radius 2 and touching both the coordinate axis। तो both the coordinate axis पे टच कर रहा है, तो पहले अगर आप डायग्राम बनाए तो
कैसे exactly intersect circle another circle with center 2,6 exactly intersect the first circle at the 2 points. तो 2 पॉइंट्स पे यानी कि C1 R1 माइनस एक कंडीशन लगाता है ना कि R1 माइनस R2 का मॉड जो होता है वो लेस देन होता है C1 C2 R1 प्लस 2। जब एक कंडीशन आप लगाएंगे, जस्ट एक कंडीशन, R1 माइनस R2 का जो मॉड होता है वो लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लेस देन होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया कि R1 R2 कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका है। अब सर्कल जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है टच ऐसे, तो इसका सेंट एक्स और वाई दोनों पे टच कर रहा है। बेसिकली समझ जाइए कि एक सर्कल है, बस समझने के लिए समझिए सर्कल है। इसका जो सेंट इस तरह से है 8, तो इसका -2,2 हो जाएगा सेंटर, क्योंकि A2 से है। अब यहाँ पे आप लगा देंगे, तो उसका मान लीजिए कि सेंटर R2 है, तो R2 माइनस 2 इसका तो आपको पता है लेस दैन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना हो जाएगा, C1 C2 का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें तो A -2,2 है और A है 1,6। डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो A वैल्यू आपका आ जाएगा 4√2। देख लीजिए, जस्ट 2, -2,6 और -2,2 के बीच डिस्टेंस, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट, तो 4√2 आ रहा है। ये 4√2 है लेस देन R2 और R2 और प्लस 2। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। ये हमारा लास्ट सवाल था।